प्रीवियस सभी लेक्चर्स में हमने वेव्स के बारे में बहुत कुछ बेसिक्स जिसे हम कहेंगे वो कवर किया। राइट फ्रॉम डिफाइनिंग व्हाट अ वेव इज, इक्वेशन ऑफ अ वेव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव, एनर्जी ऑफ अ वेव, पावर और इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। और ऐसा करते करते हम प्रीवियस कपल ऑफ लेक्चर्स से डिस्कस करते आ रहे हैं अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव्स। और इसके साथ साथ हमने कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया। अब हमारा जो मेन इंटरेस्ट है वो है डिस्कसिंग ऑन साउंड। साउंड के ऊपर हमें डिस्कशन करना है। ओके, साउंड से रिलेटेड फैक्ट्स को समझना है। और प्रीवियस जो लेक्चर था अपना कल का, इससे पहले वाला जो लेक्चर था, इसमें हमने बाकायदा इस बात को समझा, डिफाइन किया कि साउंड एज और लॉन्गिट्यूडनल वेव एज अ साउंड या साउंड एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे सेंस किए जा सकते हैं, किस तरीके से हम उसकी इक्वेशंस लिखें, प्रेशर का एम्पलीट्यूड क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, और कैसे एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम मिनिमम प्रेशर की डेवलपमेंट होती जाएगी जब साउंड किसी एयर में से पास करता है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन आता है कि हाउ टू एस्टिमेट द करेक्ट स्पीड और वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड को हम करेक्टली कैसे एस्टिमेट करें, और एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वो कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। ये टॉपिक नीट के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कह लीजिए, जेई मेन या एमएससीईटी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम कुछ एक फॉर्मूलीज डेवलप करेंगे जिससे हम ये एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे कि किसी गिवन एटमॉस्फेयर में, किसी गिवन टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी में स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होती है, या इन शॉर्ट कह लीजिए कि किसी गिवन सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ साउंड कौन कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड करे। ओके, अब सबसे पहले तो एक बात हमें पता है कि साउंड जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। एम आई करेक्ट? यस सर। लॉन्गिट्यूडनल वेव। और अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए वेलोसिटी को डिस्क्राइब किया जाता है तो उसका सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि हम लिखते हैं अंडर रूट में एक इलास्टिक प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर एक इलास्टिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब वो क्या इलास्टिक प्रॉपर्टी आएगी उस पर हमें सर्च करना पड़ेगा, उसका डिस्कशन हमें करना होगा। एंड देन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच द साउंड इज प्रोपोगेटिंग। इस आर्टिकल का एम या इस डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि हम एग्जैक्ट साउंड की वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाए, एग्जैक्ट वेलोसिटी हम समझ पाए कि कितनी है। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि सबसे पहले जो इसमें कंट्रीब्यूशन हुआ वो किया गया बाय न्यूटन। न्यूटन ने साउंड की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करके बताई। उसे हम कहते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, अब आपको इतना सबको अंदाजा आ गया होगा कि जब किसी पर्टिकुलर मीडियम में साउंड ट्रैवल करेगा तो उस मीडियम में हम कह सकते हैं कि देयर विल बी अ सॉर्ट ऑफ जनरेशन ऑफ कॉम्प्रेशंस। ये जो लाइंस में बना रहा हूं ये कॉम्प्रेशंस है। एंड देन देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ रेफ्रैक्शन, and then again there will be a sort of compression, and then again there will be a sort of rarefaction। और इस तरीके के ये सीक्वेंसेस जो हैं वो बनते जाएंगे और हम ये कह सकते हैं कि साउंड प्रोपोगेट करता जाएगा। सो ये जो पोर्शन है ये रेरिफैक्शन है, ये कंप्रेशन है, फिर रेरिफैक्शन है, फिर कंप्रेशन है, फिर रेरिफैक्शन है, फिर कंप्रेशन है और फिर रेरिफैक्शन। ऑल्दो हमें कुछ एक फंडामेंटल्स यहाँ पे पता है कि जहां रेरिफैक्शन आएगा वहां डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा और जहां कंप्रेशन आएगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा। बट जब साउंड एयर में से ट्रैवल करता है, ओके, साउंड की जब एयर में से ट्रैवलिंग होगी तो जहां जहां कंप्रेशन होगा मतलब वहां के एयर मॉलिक्यूल्स ऐसे कंप्रेस किए जाएंगे, दबेंगे। ओके, और जहां जहां रेरिफ्रैक्शन होगा वहां वहां के एयर मॉलिक्यूल्स एक्सपांड होंगे, ऐसे फैलेंगे।
सो न्यूटन ने ये सजेस्ट किया कि साउंड का प्रोपोगेशन जो है एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की तरह देखा जाना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स एक बाकायदा चैप्टर है हमें। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मतलब जहां पर हम प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इन सभी पैरामीटर्स पर डिस्कशन करते हैं। ओके, तो न्यूटन ने हमें ये सजेस्ट किया कि साउंड का प्रोपोगेशन हमें बाकायदा एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की तरह समझना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। मतलब हम बहुत ज्यादा प्रेशर लगा करके वॉल्यूम ऑफ द गैस को, वॉल्यूम ऑफ द एयर को दबा रहे हैं, और रेरिफैक्शन क्रिएट कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पर प्रेशर इतना कम कर देते हैं कि देयर विल बी एन एक्सपांशन ऑफ द गैस। कंडीशन समझ आ रही है बेटा आपको? यस? यस सर। हाँ। तो न्यूटन ने सबसे पहले ये सजेस्ट किया कि ये जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है, इसे हम यूं ही नहीं देखेंगे, बल्कि हम इसे देखेंगे एज गुड एज अ काइंड ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब मैं यहाँ पे आपको इन शॉर्ट ऐसे कह सकता हूं कि एक ऐसे प्रोसेसेस जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ द गैसेस पर हम डिस्कशन करते हैं। So propagation of a sound is a kind of thermodynamic process, thermodynamic conditions। ठीक है। अब न्यूटन क्या सजेस्ट करता है कि ये जो कंप्रेशन और रेरिफैक्शन बनना है, ये बहुत बहुत स्लो हो रहा है। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपके सामने पुटअप करते जाता हूँ एक एक करके, और फिर आगे का डिस्कशन करें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि न्यूटन ने ये कहा कि ये जो प्रोसेसेस हैं ये कैसे हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें कंप्रेशन और रेरिफैक्शन का बनना, ये कैसे होगा? बहुत स्लो होगा, धीरे-धीरे होगा। ऐसे एकदम से रैपिडली तेजी से हो रहा है ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रोपोगेशन ऑफ अ साउंड ये कैसा प्रोसेस है? फास्ट प्रोसेस है या स्लो प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस। प्रोसेस है। मैं फिर दोहरा दूं अपनी बात को, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि लेक्चर एंड होते होते आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अब गैसियस सिस्टम में क्या होता है कि जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं और एक्सपांड करते हैं, तो उसमें हीट का या तो एब्जॉर्प्शन होगा या इवोल्यूशन होगा। हीट वहां एब्जॉर्ब होगी या फिर हीट निकलेगी, ऐसा कुछ होगा। इमिशन जिसे हम कहते हैं, ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे कि अगर हम ऐसे गैस को दबा दें तो हो सकता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, या हो सकता है कि उसके अंदर से हीट बाहर निकले। हम जब गैस को ऐसे एक्सपांड करें तो हो सकता है कि वो गैस कूल डाउन हो जाए, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो न्यूटन सजेस्ट कर रहा है कि ये जो कंप्रेशन और रेरिफैक्शन जो प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस में जो हीट डेवलप होगी, ओके, heat developed during the compression and cooling during the rarefaction finds sufficient time for its dissipation। मतलब जो कंप्रेस करने पर हीट बनेगी और रेरिफैक्शन करने पर जो कूलिंग रिक्वायरमेंट होगा उसको अच्छा खासा वक्त मिलेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। तो न्यूटन बड़ा सिंपल सा फंडा लगाता है, वो ये कहता है कि जब हम कंप्रेस करेंगे तो हीट डेवलप होगी, तो वो हीट जो है इवॉल्व हो जाएगी, वहां से निकल जाएगी, हीट वहां से ट्रांसफर हो जाएगी। अगर वो हीट वहीं रुकी रही तो वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। अब ये मैंने सिस्टम दबा दी, मान लो अगर हीट यहीं रुकी रही तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो न्यूटन कहता है कि ये बहुत स्लो हो रहा है, इत्मीनान से हो रहा है, मैंने दबाया, इसमें हीट आई, हीट आने के बाद इस हीट को इतना वक्त मिलेगा कि ये इस पोर्शन में से, इस जगह में से निकल के बाहर चली जाए। तो इसमें हीट का इवोल्यूशन होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब रेरिफैक्शन हुआ, मतलब देयर विल बी एन एक्सपांशन ऑफ द गैस। अब एक्सपांशन पर एक्चुअली देखा जाए तो कूलिंग होना चाहिए, लेकिन होगा ये कि सराउंडिंग से जो हीट निकली है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्ब करके कूलिंग ना करते हुए अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। इन वन लाइन अगर हम इसे समझना चाहें तो कौन से पोर्शन में हीट डेवलप होगी? कंप्रेशन में। और कौन से पोर्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी? तो यहां से हीट निकल करके यहां पर एब्जॉर्ब होगी। अब ना तो कंप्रेशन का टेम्परेचर बढ़ेगा और ना ही रेरिफैक्शन वाले पोर्शन का टेम्परेचर बढ़ेगा, दोनों टेम्परेचर्स कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब यहां तीन बातें याद रखना है।
तीन बातें। सबसे पहली ये कि एज पर न्यूटन सजेशन साउंड का प्रोपोगेशन ऐसे ही जनरल मैकेनिकल प्रोसेस की तरह हमें नहीं देखना चाहिए कि भाई ये साउंड चल रही है, ये वेव बन रही है, ये कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन बने, जनरल मैकेनिकल प्रोसेस की तरह नहीं देखेंगे। हम उसे कैसे देखेंगे? थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक मतलब ऐसी ब्रांच होती है स्टडी फिजिक्स की, साइंस की कह लीजिए, जिसमें हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पर बात करते हैं। एकदम रफ डेफिनेशन में इसकी बता रहा हूँ, सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। तो एज पर न्यूटन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो प्रोसेसेस होंगे हम इसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की तरह ट्रीट करेंगे। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड विल बी अ काइंड ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। नंबर 2, ये प्रोसेस जिसमें कंप्रेशन, रेडिफैक्शन बनेंगे, साउंड प्रोपोगेट करेगा, ये स्लो होगा या फास्ट होगा? स्लो। मैं कह सकता हूं वेरी स्लो, बहुत धीमे धीमे होगा, हमें ऐसा कहना चाहिए। तीसरी अहम बात हमें क्या याद रखनी चाहिए? जब हम कंप्रेस करेंगे तो यहां हीट जनरेट होगी। ये जनरेटेड हीट इस जगह का टेम्परेचर बढ़ाएगी कि यहां से ये इवॉल्व हो जाएगी? इवॉल्व हो जाएगी। और जब हम एक्सपांशन करेंगे, रेडिफैक्शन बनाएंगे मतलब एक्सपांशन करेंगे, तो ये जगह कूल हो सकती है, लेकिन ये क्या करेगी? बाजू की इवॉल्व हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगी। तो ये कूल डाउन नहीं होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर मेंटेन होगा। ये हीट नहीं होगा, बल्कि ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर मेंटेन होगा। हीट का एक्सचेंज होता रहेगा। जहां कंप्रेशन हुआ वहां से हीट निकली, और जहां रेडिफैक्शन हुआ वहां हीट एब्जॉर्ब हो गई। फिर कंप्रेशन हुआ, फिर हीट निकली, जहां रेडिफैक्शन है वहां हीट एब्जॉर्ब हुई। मतलब इस पूरे प्रोसेस में आप मुझे बताइए टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट। शाबाश, वेरी गुड। थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में एक ऐसा प्रोसेस जहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसे हम कहते हैं आइसोथर्मल। क्या कहेंगे हम उसको? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। तो न्यूटन के हिसाब से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है साउंड का प्रोपोगेशन, और वो भी कौन सा? यस, नाम बताएं। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। खास आइसोथर्मल प्रोसेस की खासियत क्या होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस की कांस्टेंट टेम्परेचर वाली बात होती है। वेरी गुड। आइसोथर्मल प्रोसेस की खासियत यह होती है कि पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आएंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। हाँ, हीट निकल सकती है, हीट एब्जॉर्ब की जा सकती है, हीट इधर से उधर भेजो, कुछ भी करो, जो करना है करो, लेकिन टेम्परेचर चेंज मत करो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें मैंने देखो यहाँ क्या लिखा, टेम्परेचर का चेंज 0। समझ में आई बात? यस सर। और देखिए यहाँ क्या लिखा मैंने, हीट का चेंज 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। मतलब हीट एक्सचेंज अलाउड है क्या नॉट अलाउड है? अलाउड है। अलाउड है, हीट का एक्सचेंज अलाउड है। हीट का चेंज 0 नहीं है, मतलब हीट चेंज हो सकती है। यस सर। क्या चेंज नहीं होगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अरे बेटा ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। सो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। मतलब हम कहेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, विच मींस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, नो चेंज इन टेम्परेचर। हाउएवर हम हीट को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर मैंने ऐसे लिखा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हीट एक्सचेंज भी नहीं हुई। तो मैं क्या करूंगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब हीट का एक्सचेंज हो सकता है, टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आएंगे। क्या मेरी बात अच्छे से समझ में आई? यस सर। यस सर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है। हमने अभी अभी वेलोसिटी ऑफ साउंड का जनरल फॉर्मूला लिखा, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं दोबारा लिखता हूं यहाँ पे। जनरल फॉर्मूला हमने लिखा v इज इक्वल टू अंडर रूट में एक इलास्टिक टर्म आना चाहिए डिवाइडेड बाय डेंसिटी आनी चाहिए। तो जब थर्मोडायनेमिक आइसोथर्मल प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो उस प्रोसेस में इलास्टिक कांस्टेंट E कुछ और नहीं होता है बल्कि होता है प्रेशर, ठीक है। थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट प्रोसेस जब आएगा, थर्मोडायनेमिकली आइसोथर्मल प्रोसेस जब आएगा, तो उसके लिए जो इलास्टिक कांस्टेंट का रोल होगा वो कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें कैसे लिखनी चाहिए? तो अंडर रूट में E की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब ये जो प्रेशर मेजर होता है ना,
ये एक खास किस्म के डिवाइस से मेजर होता है। वो डिवाइस कुछ कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जैसे मैं यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये डिवाइस भी, सॉरी फॉर दैट, ये डिवाइस कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, एक रफ स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। इसे हम बोलते हैं बैरोमीटर। जैसे हमारा थर्मोमीटर होता है ना, वैसे इसे हम कहते हैं बैरोमीटर। तो इस बैरोमीटर में क्या होगा कि ये जो मर्क्यूरी है यहाँ पे, ये किसी सर्टन हाइट तक रेज होगा, और जितनी भी हाइट तक मर्क्यूरी रेज हुआ है उसके हिसाब से हम प्रेशर को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे थर्मामीटर के बाहर में, थर्मामीटर की ट्यूब में ऐसा मर्क्यूरी ऊपर चढ़ता है ना, तो हमको समझ में आता है कितना टेम्परेचर है। वैसा बैरोमीटर में भी क्या होता, मर्क्यूरी ऐसा ऊपर चढ़ता, और मर्क्यूरी जितना ऊपर चढ़ेगा, जितनी हाइट पर मर्क्यूरी जाएगा, हमें पता चलेगा कि कितना प्रेशर है। ठीक है, इस डिवाइस को क्या नाम देते हैं हम लोग? बैरोमीटर। तो हम ये देखेंगे कि बैरोमीटर में जब प्रेशर मेजर किया जाता है तो उसका फॉर्मूला बनता है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, Hg, देन g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड देन हाइट। तो आप सोच समझ करके बताइए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना? यस, अंडर रूट में डेंसिटी ऑफ हाइट डिवाइडेड बाय ये डेंसिटी। अच्छा, ये डेंसिटी और ये डेंसिटी में फर्क क्या है बता सकते हो? ये डेंसिटी किसकी है? इसके अंदर मैंने Hg भर के रखा है, ये खास मर्क्यूरी की डेंसिटी है, मर्क्यूरी का सिंबल Hg होता है। और ये डेंसिटी किसकी है? ये उस जगह की डेंसिटी है जहां से ये वेव चल रही है। अब अगर ये वेव एयर में चल रही है, हवा में, आमतौर पर साउंड हवा में, तो इस डेंसिटी को क्या कहना चाहिए? डेंसिटी ऑफ एयर। अब नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल प्रेशर पर, आम हालात में, जैसे आजकल अभी अभी हम तुम हैं, हमने क्या किया? इन सबको गिना, ओके, इन सब की वैल्यूज को चेक किया, तो हमें इनकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज मिलती हैं। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर हमें इनकी वैल्यूज कुछ ऐसे मिलती हैं। सबसे पहले तो मैं जी की वैल्यू लिख देता हूं। जी की वैल्यू हम सब जानते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी हम लिखते हैं 1300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, आम हालात में H का वैल्यू होता है 0.7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हाइट। मतलब ये बैरोमीटर में जो ये लेवल रेज करेगा, ये कितना लेवल रेज करता है आम हालात में? 0.7। टू बी वेरी एग्जैक्ट इसे हम लिखते हैं 0.6। ठीक है, 0.676, सॉरी 0.76 mm ऑफ Hg। और फाइनली अगर मैं डेंसिटी ऑफ एयर लिखता हूं यहां पे, डेंसिटी ऑफ एयर, तो ये आती है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर आम हालात में अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब वैल्यूज यहां पे पुटअप करते हैं, तो हम V का एक परफेक्ट कैलकुलेशन तैयार करते हैं और फाइनली हमें आंसर मिलता है। ये सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद, हाँ याद रखिए, ये सब सब्स्टिट्यूट करने पर हमें फाइनल एक आंसर मिलता है 279.9 मीटर पर सेकेंड। इतना आंसर हमें मिलता है। ठीक है, तो न्यूटन ने इस तरीके का पूरा एक्सप्लेनेशन हमारे सामने रखा और उसने हमें एग्जैक्ट लेवल पर उसके हिसाब से, जो उसे सही लगा उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, उसने हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करके बताई कि देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इतनी होती है। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, आम हालात में मैं कहता हूं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का मतलब ये होता है कि हमें 0 डिग्री सेल्सियस लेना है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लेना है। ठीक है, एनटीपी कहते हैं इसे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एनीवेज, अब यहां इसे हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर इस पर कुछ और डिस्कशन करेंगे कि न्यूटन ने जो कैलकुलेशन किया ये सही था या गलत था। पहले तो मुझे बताएं, साउंड कौन सी टाइप की वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या बनते हैं? मतलब हवा के मॉलिक्यूल्स, हवा का पोर्शन, एयर का पोर्शन कंप्रेस होगा, दबाया जाएगा, एक्सपांशन, कंप्रेस, एक्सपांशन, ऐसे होता जाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, साउंड का प्रोपोगेशन क्या कोई मैकेनिकल प्रोसेस की तरह हमें देखना चाहिए, या फिर हमें साउंड के प्रोपोगेशन को एक खास मीनिंग देना चाहिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की तरह? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस।
ये प्रोसेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन कैसा है, फास्ट है क्या स्लो है? स्लो स्लो, वेरी स्लो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन जब हम कंप्रेशन करेंगे और रेडिफैक्शन करेंगे तो स्लो प्रोसेस रहने की वजह से हीट का एवोल्यूशन भी होगा और हीट का एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो यहां से हीट निकलेगी, बाजू में जाकर के एब्जॉर्ब होगी, धीरे धीरे सब कुछ इत्मीनान से चल रहा है, हीट निकल रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, निकल रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस तरीके से न्यूटन का सजेशन क्या था कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कैसे टाइप का प्रोसेस है, आइसोथर्मल, इसमें टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट। डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 का मतलब टेम्परेचर में चेंजेस नहीं हुए, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या इस प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज हो सकता है? हाँ सर। यस, तो डेल्टा क्यू इज नॉट 0, मतलब हीट एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है, जब आइसोथर्मल प्रोसेस देखा जाता है तो इलास्टिक कांस्टेंट की जगह कौन आएगा? प्रेशर, प्रेशर। तो फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया। इस प्रेशर को मेजर करने का एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम क्या है? बैरोमीटर, बैरोमीटर, जिसमें हम प्रेशर का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बैरोमीटर में कितना मर्क्यूरी का लेवल ऊपर चढ़ा है, हाइट। तो जब इस फॉर्मूले के लिए हम एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर इन सभी कैलकुलेशन को पूरा करते हैं तो हमें आंसर ये मिलता है। और ये आंसर हमें किसने बताया? न्यूटन, न्यूटन। अब न्यूटन ने ये सारा तो हमें थ्योरेटिकली बता दिया, उसने कैलकुलेट करके बताया कि ऐसे 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 होता है। बट जब हम प्रैक्टिकली साउंड की स्पीड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल बेसिस पर साउंड की स्पीड का कैलकुलेशन हम जब करते हैं तो हमें पता चलता है कि साउंड की एक्चुअल स्पीड आती है 332 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल स्पीड कितनी आती है साउंड की? 332 मीटर पर सेकेंड। मतलब न्यूटन ने हमें करेक्ट वैल्यू बताई या कुछ फर्क था? कुछ फर्क है। न्यूटन की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आई। परसेंटेज में अगर हम देखें कि भाई न्यूटन की वैल्यू में कितना डिफरेंस आया तो इसका आंसर है तकरीबन 16%। न्यूटन ने जो वैल्यू बताई है ना उसमें 16% का फर्क आया एक्चुअल से। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस है। 0.11% अगर ऐसा कुछ आ जाता है, 1-2% अगर आ जाता है तो हम उसे इग्नोर भी कर लें, चलो भाई एक्सपेरिमेंट करने में कुछ गलती हुई होगी, है ना। इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है और हम एक्सपेरिमेंटेशन काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बहुत परफेक्ट लेवल पर रिपीटेडली रीडिंग लेके चेक कर रहे हैं, तो हमें आंसर मिलता है 332 मीटर पर सेकेंड। व्हाट न्यूटन हैज सजेस्टेड इज ओनली 279.9, 280 मान लें, चलिए 280 मीटर पर सेकेंड। तो दिस डिफरेंस इज 16%, which is a kind of difference which cannot be neglected. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही हुआ कि न्यूटन ने जो कंसिडरेशंस हमारे सामने रखे कि साउंड का प्रोपोगेशन स्लो होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट इवॉल्व होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वगैरह वगैरह, आइसोथर्मल होगा, इसमें कहीं न्यूटन से गलती हुई। न्यूटन के समझने में कुछ करेक्शन की जरूरत है। बात समझ आई आपको? यस सर, यस और नो? तो इस कंडीशन को एक और साइंटिस्ट है लैप्लेसे, क्या नाम है? लैप्लेसे। इन्होंने इसे करेक्ट किया। अब इसे कहा जाता है लैप्लेसेस करेक्शन। हम यहां पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि न्यूटन ने पूरा गलत बताया, ऐसा नहीं हम कह सकते। न्यूटन ने ये जो बोला ना कि ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, न्यूटन के कंसिडरेशन में कि ये स्लो है, हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, यहां कहीं कुछ गलती हुई होगी, थोड़ी बहुत मिस्टेक यहां कहीं कुछ हुई होगी। तो इस बात को करेक्ट किया, किसने करेक्ट किया? लैप्लेसिस। तो हम पढ़ते वक्त इसे ऐसे कहते हैं, लैप्लेसिस करेक्शन को डिस्क्राइब करेंगे। किसको डिस्क्राइब करेंगे हम? लैप्लेसिस। अब लैप्लेसिस करेक्शन सुनिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा करेक्शन है, खूबसूरत बातें, सिंपल बातें एकदम। सबसे पहले तो लैप्लेसे ने ये कहा कि ठीक है भाई, न्यूटन जो कह रहे हैं कि ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, तो बिल्कुल ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, नो डाउट। लेकिन उसने करेक्शन ये किया कि ये फास्ट है, स्लो नहीं है। समझे नहीं समझे? न्यूटन का असम्पशन क्या था? स्लो, वेरी उसने बोला स्लो। नहीं, ये फास्ट है, ये बहुत तेजी से होगा।
कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन इतनी फास्ट बनेंगे, इतनी फास्ट बनेंगे, इतनी फास्ट बनेंगे कि हीट के निकलने और एब्जॉर्ब होने का टाइम नहीं मिलेगा। समझे बात? Yes, sir. So heat developed during compression and cooling during rarefaction does not find sufficient time for its dissipation. तो इसने बोला हीट का कंटेंट सेम रहेगा। अब सोचो कि अगर यहां हीट बनी और बाहर निकल ना पाई तो सिंपल बात है, यहां का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ता। और अगर ये एक्सपांड हो गया, कूल हो जाएगा, एक्सपांड होगा, फैलेगा तो कूल होगा। अगर इसको हीट ना मिली तो क्या इसका टेम्परेचर गिरेगा? यस सर। हाँ, न्यूटन क्या कह रहा था? स्लो है, टाइम मिलता है, हीट निकलेगी, एब्जॉर्ब होगी। लैप्लास ने बोला स्लो नहीं है, फास्ट है। फट से कंप्रेशन हुआ, उसके बाद लगातार फौरन ही रेडिफ्रैक्शन हुआ, तो इतना टाइम ही नहीं मिला कि हीट निकल के अब बाजू में एब्जॉर्ब हो। तो जैसे ही कंप्रेशन हुआ वहां का टेम्परेचर बढ़ गया, हीट को निकलने का टाइम ही नहीं मिला। और जैसे ही रेडिफ्रैक्शन हुआ, हीट एब्जॉर्ब करने का टाइम नहीं मिला, वहां का टेम्परेचर डाउन हो गया। मतलब अकॉर्डिंग टू लैप्लास क्या होगा और क्या नहीं होगा, सोच के बताइए। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन हीट कांस्टेंट रहेगी। हीट ना तो निकल पाएगी और ना ही एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ये देखिए चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या कहा इसने? नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ हीट क्या कहा इसने? चेंज नहीं होगा। 0 मतलब हीट एक्सचेंज नहीं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है और हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं है, आप हीट का एक्सचेंज नहीं कर सकते, आप हीट एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, इसको थर्मोडायनेमिक्स की जुबान में कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं कैसा प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस जरा दोहराइए, कौन सा प्रोसेस है ये? एडियाबैटिक प्रोसेस। इतना करेक्शन उसने कर दिया न्यूटन के हिसाब से। अब जरा गौर से सुनिए, न्यूटन के हिसाब से प्रोसेस स्लो है क्या फास्ट है? स्लो। लैप्लास के हिसाब से प्रोसेस स्लो है क्या फास्ट है? फास्ट है। के हिसाब से क्या कांस्टेंट रहेगा? नहीं। टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आइडिया और लैप्लास के हिसाब से क्या कांस्टेंट रहेगा? एनर्जी। हीट कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू लैप्लास ये प्रोसेस कैसा है? Adiabatic। एडियाबैटिक। अब यहाँ फंडा क्या होता है कि जो हम लोग इक्वेशन बनाते हैं ना वेलोसिटी की, जिसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं E by rho, तो अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर करता हूं तो इट इज इक्वल टू P। लेकिन बेटा जब मैं एडियाबैटिक प्रोसेस कंसिडर करता हूं तो E इज इक्वल टू गैमा P। एक कांस्टेंट आ जाता है, इसके गैमा कहते हैं, गैमा। समझ पाए? न्यूटन ने सिर्फ P बोला एज पर आइसोथर्मल कंडीशन ऑफ वर्किंग, लेकिन एक्चुअल वर्किंग तो एडियाबैटिक हो रही है, तो यहां पर P सिर्फ अकेला नहीं आएगा, उसके साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा। क्या कहेंगे इस कांस्टेंट को? गैमा। ये कहलाता है एडियाबैटिक कांस्टेंट। क्या कहलाएगा ये? Adiabatic कांस्टेंट। अब इस हिसाब से वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट में गैमा P डिवाइडेड बाय रो। अब एयर के लिए अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो कुछ एक फैक्ट्स सुन लें। एयर के लिए अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो गैमा का आंसर आता है 1.4। ठीक है, इफ आई स्टार्ट डूइंग द कैलकुलेशन फॉर एयर तो गैमा का वैल्यू कितना आता है? 1.4। बाकी सारी वैल्यूज बेटा बिल्कुल वैसे ही। जी का वैल्यू बताओ तो आप वही कहोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ Hg, मर्क्यूरी की डेंसिटी आप अभी भी बताओगे तो 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। H का वैल्यू आप अभी भी बताओगे तो 0.76 mm ऑफ Hg। और इसी तरीके से अगर आप डेंसिटी ऑफ एयर बताओगे तो स्टिल इट इज गोइंग टू बी सेम 0.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये फॉर्मूला जब आप स्टैंडर्ड लेवल पर मॉडिफाई कर लोगे तो क्या आप इसे ऐसे लिखोगे? गैमा डेंसिटी ऑफ Hg G H डिवाइडेड बाय रो फॉर एयर। और आपने अगर ये सारी वैल्यूज यहां पुटअप की तो खाली एक वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है, कौन सी? गैमा है ना, 1.41 है।
ठीक है, टू बी एग्जैक्ट 1.41। तो जब मैं ये सारी वैल्यूज यहां रख करके पुटअप करता हूं और सॉल्यूशन बनाता हूं तो इसका मुझे आंसर मिलता है v इक्वल टू 332.2 मीटर पर सेकेंड। अब इसको देखिए और एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू को देखिए, क्या लगता है? एग्जैक्टली नियरली ठीक है, एग्जैक्टली कह लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, 332 ही राउंड ऑफ करेंगे हम उसे। तो हमें पता क्या Yes, चला? हमें ये पता चला कि करेक्ट सेंस में साउंड का प्रोपोगेशन एडियाबैटिक है या आइसोथर्मल है? एडियाबैटिक Diabetic. स्लो है क्या फास्ट है? फास्ट फास्ट है। एक्सचेंज अलाउड है क्या नॉट अलाउड है? अलाउड नॉट अलाउड हीट Not allowed. एक्सचेंज नॉट अलाउड, हीट कांस्टेंट है। टेम्परेचर का चेंज अलाउड है क्या नॉट अलाउड है? अलाउड है अलाउड है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है लेकिन रैपिडली होगा, इतना रैपिडली होगा समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, फास्ट होगा, तेजी से होगा सब कुछ। ओके, और फाइनली सिर्फ पी के साथ आएगा या गैमा पी एज अ कंडीशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस? गैमा पी तो यहाँ न्यूटन की कुछ एक थियोरीज को हमें करेक्ट करना पड़ा, तो हम इसे कहते हैं लैप्लासियस करेक्शन। आइडियाज अच्छे से क्लियर हुए? Yes, sir. यस सर चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये समझना है कि साउंड की स्पीड का या उसकी वेलोसिटी का हमें एक प्रॉपर फॉर्मूला तो मिल गया। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, हमें एक प्रॉपर फॉर्मूला मिल गया। स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है, गैमा, लेट मी राइट इट इन अ मोर डिस्टिंक्ट वे, गैमा पी डिवाइडेड बाय रो। चलिए भाई, फॉर्मूला तो मिल गया, लेकिन अब एक क्वेश्चन मन में आएगा कि और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर ये वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करेगा। तो मैं एक एक करके सारी बातें आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले हम चेक करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब बेटा एक बेसिक बात दिमाग में रखिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं डायरेक्ट रिलेशंस बिल्डअप करने से पहले मैं जनरल रिलेशन लिखता हूं, x इज इक्वल टू वाई बाई जेड। सपोज मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y? यस Yes, Yes. sir. सोचिए जरा, अच्छे से सोचिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं ऐसे उसी वक्त लिख सकता हूं जब Z कांस्टेंट हो। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, z इज कांस्टेंट। अगर z कांस्टेंट नहीं है तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता। समझने की कोशिश करिए इस बात को। अच्छा मुझे बताइए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z? Yes. यस हमेशा नहीं, मैं कब ऐसे लिख सकता हूं? वाई कांस्टेंट Y constant. हाँ, इफ y इज कांस्टेंट तभी लिख सकता हूं, अदरवाइज नहीं। तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी बनाएंगे तो बाकी के पैरामीटर कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी प्रोपोर्शनैलिटी वैलिड होगी, नहीं तो प्रोपोर्शनैलिटी वैलिड नहीं होगी। Saying x is directly proportional to y is valid, is correct only if z is constant, and saying x is inversely proportional to z only if the remaining parameter y is constant. इस बात को अच्छे से ध्यान में रखकर आगे की सारी चीजें सुनना, ठीक है, बहुत अच्छे से सुनना, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखकर। अब पहला हम वेरिएशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यह समझना है कि फॉर्मूला तो बन गया वेलोसिटी का, अब और कौन कौन से पैरामीटर हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये चेंज हो सकता है। तो एक एक करके सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं रख रहा हूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब फॉर्मूला देख करके बताइए, ये रही वेलोसिटी, ये गैमा तो कांस्टेंट है, खैर इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रेशर डेंसिटी देख करके क्या लगता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज Directly प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रेशर इन अंडर रूट। बट अगर मैं ये कहूं बच्चों कि आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैंने कंप्रेशन किया तो मैंने क्या बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाया, pressure. हाँ. लेकिन कंप्रेशन करने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आ गए, तो मैं Yes. डेंसिटी भी बढ़ा रहा हूं, मैं डेंसिटी भी बढ़ा रहा हूं।
डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। हाँ, या ऐसे कह लीजिए जैसे अभी तुमने कहा कि प्रेशर को चेंज करते वक्त डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो ये बात यहां हमें ध्यान में लानी चाहिए कि रिलेशन उसी वक्त बनेगा जब बाकी के पैरामीटर कांस्टेंट होंगे। तो अगर मैं वेलोसिटी और प्रेशर का रिलेशन बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी कांस्टेंट। और ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं प्रेशर चेंज करूंगा तो डेंसिटी तो चेंज होगी ही होगी, हाँ होनी ही चाहिए। अब गैस के मॉलिक्यूल से प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम कर रहा हूं, एक्सपांशन कर रहा हूं, मौका दे रहा हूं फैलने का, प्रेशर कम कर दिया मैंने एकदम, तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो क्या मैं ईमानदारी से देखा जाए तो वेलोसिटी और प्रेशर के बीच में रिलेशन बना सकता हूं क्या? नहीं सर। नहीं बना सकता। तो इसके लिए हमें फाइनली ये कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। फाइनली हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, अ चेंज इन प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। समझ रहे हो बात? यस सर। ठीक है। अब ये बात बहुत बच्चे हजम नहीं कर पाते, वो हमेशा ऐसे ही सोचेंगे, सर फॉर्मूले में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी लग रही है, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? सर फॉर्मूले में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी लग रही है, आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि कोई इफेक्ट नहीं है? क्यों कह रहा हूं बेटा मैं ऐसा? क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है। प्रोपोर्शनैलिटी या रिलेशन उसी वक्त मीनिंगफुल होगा, उसी वक्त वैलिड माना जाएगा जब बाकी की चीजें कांस्टेंट है। तो मैं क्या कहता हूं यार, इसको हटा ही दो यहां से। अब देखो मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, V इज इक्वल टू अंडर रूट में ये गामा, ये प्रेशर और ये डेंसिटी। एक सिंपल काम करते हैं, डेंसिटी का सब्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। करेक्ट है? यस सर। यस उठा के इधर सब्स्टिट्यूट करो, तो ये वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट में ये गामा, ये प्रेशर, ये मास अपॉन वॉल्यूम का V गया ऊपर। यस सर। यस सर। अब आप सोचो ये क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। ये क्या है? वॉल्यूम। काटेंगे क्या यहां से यहां? नहीं। अब अनफॉर्चुनेटली हमें ये कहना चाहिए कि यहाँ पर V वॉल्यूम है और यहाँ पर V स्पीड है, भाई सिंबल एक है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, इतना तो है, समझ जाओगे? यस सर। ठीक है। अब केमिस्ट्री में तुम एक चीज पढ़ते हो, केमिस्ट्री में ना तुमने ये कहीं पढ़ा होगा, तुमको ये कहीं देखने में आया होगा, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे हम लोग नो डाउट, ये कहीं देखने में। हाँ, मतलब क्या हम पीवी को हटा सकते हैं, टेंशन ही खत्म कर देते हैं? बोलिए तो, हटा देते हैं इसको यहाँ से। तो अब मुझे बताओ कि वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बनेगा, सोच समझ के बताना, बोलिए। गामा एनआरटी डिवाइडेड बाय एम मास। अब यहां मुझे बताओ प्रेशर है क्या? नहीं है। तो प्रेशर पे डिपेंड करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, बात ही खत्म हो गई। क्लियर है? अब ये मत बोलना सर यहाँ है तो, अरे लेकिन यहाँ है, लेकिन ये प्रेशर चेंज करोगे तो डेंसिटी भी चेंज हो रही है ना, मैं प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लगा सकता। बात जा रही है दिमाग में? यस सर। फाइनली हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड करता है क्या नहीं करता है? नहीं करता। दैट्स इट, नो फर्दर डिस्कशन, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। बात क्लियर हुई? यस सर। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं। सेकंड पैरामीटर हम लोग डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर तो इफेक्ट करेगा भाई, टेम्परेचर तो जरूर इफेक्ट करेगा, क्योंकि टेम्परेचर के अलावा मास, मोल, गैस कांस्टेंट, गामा, एडियाबैटिक कांस्टेंट, ये सब तो कांस्टेंट है, सोच लो। यस सर। इसका मतलब टेम्परेचर का डेफिनेटली कुछ ना कुछ रोल है। आइए अब टेम्परेचर पर बात करते हैं। अब मैं डायरेक्टली यहीं से शुरू करता हूं, ठीक है? नोट्स में मैंने और थोड़े डिस्क्रिप्शन इसके दे रखे हैं, तो पढ़ते वक्त ये मत बोलना सर वहां से तुमने लिखाया नहीं, मैं डायरेक्टली यहीं से शुरू करता हूं, आएगा समझ में? यस इसी इक्वेशन को उठा के शुरू करता हूं। अब मैं सबसे पहले लिखना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ अ साउंड एट
0 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 डिग्री केल्विन। तुमने पढ़ा होगा 9th-10th में। Yes. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 Yes, sir. डिग्री सेल्सियस बेटा मैं ऐसे लिखूंगा अंडर रूट में गामा एन आर T0 डिवाइडेड बाय m। ठीक है, कंडीशन समझ आ गई आपको? यस सर। Yes. अच्छा, किसी दूसरे टेम्परेचर पर ले लेते हैं एट T डिग्री सेल्सियस। अच्छा, T डिग्री सेल्सियस का मतलब भी हम लोग जानते हैं 273 प्लस T केल्विन। यस सर। जैसे 27 ले लिया मैंने तो ये 273 प्लस 27 300 केल्विन। जैसे मैंने 127 ले लिया तो 273 प्लस 127 दैट विल मेक 400 केल्विन। तो अकॉर्डिंगली T सेल्सियस में और 273 ऐड करने के बाद केल्विन। तो इस सिचुएशन में अगर मैं स्पीड लिखता हूं वेलोसिटी की तो वो हो जाएगी v इज इक्वल टू अंडर रूट में गामा पे कोई फर्क नहीं, n पे कोई फर्क नहीं, r पे भी कोई फर्क नहीं, खाली T आ जाएगा डिवाइडेड बाय मास पे भी कोई फर्क नहीं। समझे नहीं समझे? आया ना? यस सर, समझे। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ गामा एन आर एम कांस्टेंट है, तो कौन बढ़ रहा है? Time. अरे बेटा ये टाइम Temperature. ये टेम्परेचर है। कौन बढ़ रहा है? Temperature. टेम्परेचर। 0 के अलावा कुछ भी लूं मैं तो ये तो बढ़ जाएगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। मतलब हमें एक सिंपल कंक्लूजन क्या मिला कि किसी जगह पर अगर मैंने टेम्परेचर में इंक्रीज कराया तो वेलोसिटी ऑफ साउंड में भी इंक्रीज हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपल, डायरेक्टली रूट में ऑफ कोर्स, लेकिन इंक्रीज बढ़ेगा। अब यहां एक हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, बहुत ध्यान से सुनना। हम एक छोटी सी स्टेप लेते हैं, इसको और इसको डिवाइड कर देते हैं, टेंशन खत्म करते हैं, जरा इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो ये मुझे ऐसे नजर आएगा v डिवाइडेड बाई वी नॉट इज इक्वल टू, बताइए क्या क्या कटा? गामा से कट गया, n कट गया, r से कट गया, m से कट गया, बचा कौन? T डिवाइडेड बाई टी नॉट। ठीक है, v0 मैंने डिनोमिनेटर में लिया है। ओके है यहां तक? क्या आप मुझे ये बताइए कि v डिवाइडेड बाई वी नॉट इज इक्वल टू, ये जो t है अपना, ये तो ऐसे लिखा जाएगा ना, 273 प्लस t यस सर। डिवाइडेड बाई t0 क्या लिखा जाएगा? 273। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर 0 लिखो। अरे बेटा मैं 0 लिख दूंगा तो खेल तमाम, आगे क्या ले जाऊं, पूरी इक्वेशन ही 0 हो जाएगी। हाँ सर। तो ये 0 सेल्सियस में है और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, हमें कैलकुलेशन केल्विन में करना है। यस सर। याद रखेंगे ये? यस सर। अच्छा, अब इसका थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, छोटा मोटा कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। तो v डिवाइडेड बाई वी नॉट इज इक्वल टू, जब मैंने इसका एलसीएम ले लिया तो मुझे कुछ ऐसा नजर आया, 1 प्लस t डिवाइडेड बाई 273। क्या कहते हो बेटा, सही है? यस सर। यस सर। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं और इसे ऐसे लिखते हैं, v डिवाइडेड बाई वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस t डिवाइडेड बाई 273 और इसको लगा लेते हैं पावर हाफ। करेक्ट है? यस सर। Yes. अब ये जो ब्रैकेट है ना, इसका हम एक्सपांशन करेंगे विद अ स्ट्रिक्ट कंडीशन, कॉलिंग इट एज बाइनोमियल एक्सपांशन। कौन सा एक्सपांशन करेंगे? Binomial. Binomial. एक्सपांशन। वो भी एक्सपांशन करते वक्त हायर ऑर्डर टर्म को निग्लेक्ट करेंगे, हायर ऑर्डर टर्म, क्योंकि एक ब्रैकेट जब एक्सपांड किया जाता है तो उसमें स्क्वायर, क्यूब, फोर्थ पावर, थर्ड पावर ऐसी बहुत सारी आती है, सीरीज एंड सीक्वेंस बनाते हुए उसका। तो हम उसका जो हायर ऑर्डर टर्म है उसे निग्लेक्ट करेंगे। अब मैं इसके बहुत ज्यादा मैथ्स में नहीं जाना चाहता, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप इसे याद रखिए। सो v डिवाइडेड बाई वी नॉट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, 1 प्लस हाफ t डिवाइडेड बाई 273। याद रख पाएंगे इसको? Yes, yes. पावर अंदर ले लें। याद करिए ग्रेविटेशन में भी इसी तरीके का बाइनोमियल एक्सपांशन किया था, फॉर एन हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, सेम था।
तो खाली ये Yes. पावर इधर सामने लानी है। और इस तरीके के बाइनोमियल एक्सपेंशन हम 2-3 जगह करते हैं, सेम रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के लिए भी आगे करेंगे। सिर्फ इतना याद रखिए कि ये पावर आपको यहाँ अंदर लानी है, बाकी सब जैसा वैसे रखना है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके, एक स्टेप और आगे जाते हैं बेटा। सो V डिवाइडेड बाई V नॉट इज इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस, ये हाफ मल्टीप्लाई करिए, 2 मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा ये? 346 7 इंटू 2 14, 14 के हिसाब से 4 5 4 6। ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक? Yes, sir. अब थोड़ा और इसको आगे कैरी करते हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट मिल रहा है। V इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा? V नॉट इंटू 1 प्लस T डिवाइडेड बाय 546। तो क्या V इज इक्वल टू V नॉट प्लस V नॉट डिवाइडेड बाय 546 इंटू T? Yes, Yes, sir. yes sir अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये V नॉट कितना होता है? कितना होता है ये? अभी अभी तो निकाला 332। 332. अभी तो निकाला लैप्लासिस करेक्शन के हिसाब से, बराबर है ना? yes sir कितना हुआ? V कितना हुआ, जरा रीड करिए। 332 plus 332 प्लस, आगे बढ़िए, बोलिए। 332 upon 332 By 546. हाँ, तो एक काम करते हैं, इस V नॉट को जैसा है वैसे रखते हैं। चलो इसको चेंज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ नंबर टू नंबर सॉल्व करने के लिए पुटअप करते हैं। 332 by 546 इंटू T। अब ये डिवीजन पूरा करिए तो इसका आंसर आता है 0.61 T। ये हो गई स्पीड। सोचिए 0 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड कितनी होगी? तो मुझे क्या करना है, इस T की जगह 0 रखना है। T की जगह 0 रख दूंगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड कितनी हुई? V0। 332 और V0 कितना है? 332. 3 बताइए, 1 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड कितनी है? 332 plus 0.6. हाँ, वेरी गुड, 332 प्लस 0.61। इसी चीज को अगर मैं डेटा के फॉर्मेट में लिखूं तो बच्चों आप इसे ऐसे लिख सकते हो, यही इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो, V इज इक्वल टू 332 प्लस 0.61 इंटू T, ऐसे भी लिख सकते हो। तो सोच के बताओ, 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो गया, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस, तो स्पीड कितनी होगी? 332 plus 0.6 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, 232 plus 0.6. ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, T की जगह 2 रखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 1.22। तो 332 प्लस 1.22, मतलब जितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी बार 0.61 इसमें ऐड करना पड़ेगा। yes मतलब फाइनली जो हम कह रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ये बात तो सच निकली ना? Yes. yes sir इसमें एक दिक्कत है, इसमें एक दिक्कत है। ये फॉर्मूला बनाते वक्त हमने यहाँ क्या किया, Binomial expansion. और हमने कंडीशन लगाई, बड़े टर्म को हम निग्लेक्ट करेंगे। मतलब T का वैल्यू हम बहुत बड़ा बड़ा नहीं ले सकते, T का वैल्यू हमको छोटा लेना पड़ेगा। 10, 12, 15, 20 डिग्री सेल्सियस बहुत हो गया, नहीं तो 50, 50, 100 डिग्री सेल्सियस ला रहे हो और यहीं से कैलकुलेशन कर रहे हो, ये अलाउड नहीं होगा। ये सिर्फ कब अप्लीकेबल होगा, किन कंडीशंस में ये अलाउड होगा? यस, की वैल्यू कम. ओनली फॉर small value स्मॉल वैल्यू ऑफ T, वो भी डिग्री सेल्सियस में। बात समझे? फिर तुम्हारे मन में शक आएगा, तुम बोलोगे सर बड़े बड़े टेम्परेचर है तो क्या करना? तो बेटा अगर बड़े बड़े टेम्परेचर आए तो तुम्हारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यहां से निकाल लो। कितना भी बड़ा टेम्परेचर रहने दो, ये 0 की जगह 273 आएगा, और यहाँ कितना भी आने दो, 800, 200, 1000, 200, 500, 600, ठीक है, 2000, 10,000, 5,000, कितना भी आने, निकाल सकते हो यहां से। ये सुनो, yes sir. yes sir एक दो और छोटी छोटी चीजें हैं, आप मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा दें, मैं समझा दूं इनको, खत्म कर देते हैं इस बात को। yes sir आइए अब एक और फैक्टर आता है। सबसे पहले तो हमने किसका इफेक्ट देखा? pressure velocity या pressure प्रेशर का। प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा नहीं। pressure टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट होगा कि नहीं होगा?
होगा होगा टेम्परेचर बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। बढ़ेगी। पूरे मैनिपुलेशंस यहाँ पे याद रखिए, डेरिवेशंस याद रखिए अच्छे से। और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा तो स्पीड कितने से बढ़ेगी? 0.61 0.61 से स्पीड बढ़ती है छोटे छोटे टेम्परेचर के लिए। यहीं से निपटा देने का कैलकुलेशन। अब तीसरा आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब हवा में जो नमी है। हवा में नमी होती है, समंदर के किनारे जाके बैठे थोड़ा ठंडी हवा लगती है, नदी के किनारे जाके बैठे, खेत में बैठे ठंडी हवा हाँ। लगती है। तो हवा में जो ह्यूमिडिटी होती है, जो उसमें नमी होती है, उससे भी साउंड की वेलोसिटी पर, साउंड की स्पीड पर फर्क पड़ेगा। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर टेम्परेचर को केल्विन में ले ही नहीं सकते? इस फॉर्मूले में हमने केल्विन में टेम्परेचर नहीं लेना है, क्योंकि ये फॉर्मूला हम खास सेल्सियस के लिए बना रहे हैं। और अगर आप अदर साइड्स दूसरे कैलकुलेशंस करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको केल्विन में ही लेना है। यहाँ सेल्सियस में नहीं लेंगे आप, यहाँ केल्विन में ही लेंगे। और इस फॉर्मूले में डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मेजर होगा। डाउट क्लियर हुआ? यस यस सर। ओके। अब आगे आते हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ह्यूमिडिटी से क्या फर्क पड़ता है। ह्यूमिडिटी का रेफरेंस अगर मैं लेता हूं तो इस फॉर्मूले में ऐसा क्या है कि चलो भाई ह्यूमिडिटी से हमें कुछ फर्क पड़ता है। फिर इन्होंने कुछ पूछा, सर स्मॉल टी की जगह सेल्सियस में लेना वैल्यू। हाँ, स्मॉल टी की जगह वैल्यू सेल्सियस में लेना है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यस आई वाज ऑन अ पॉइंट कि ह्यूमिडिटी से क्या फर्क पड़ेगा। हवा में अगर नमी आ जाती है, थोड़ा मॉइस्चर फील होता है, हल्का हल्का ठंडा ठंडापन लगता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो बेटा उससे जो फर्क पड़ता है ना, वो डेंसिटी में फर्क पड़ता है। हवा में एयर के मॉलिक्यूल्स जब आ जाएंगे, नमी का मतलब उसमें थोड़ा पानी आ जाएगा हवा में। हवा में नमी आई, मॉइस्चर आई, मतलब हवा गीली गीली लगेगी, ठीक है ना। तो उससे किस चीज का फर्क पड़ेगा? डेंसिटी डेंसिटी। अब एक बेसिक बात याद रखिए, मैं इसे एज इट इज आपके सामने यहाँ पुट अप कर देता हूं ताकि समझाने में थोड़ा सा क्विकली बात हो जाए। तो ये डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ह्यूमिडिटी की रेफरेंस जब हम लेते हैं तो हम ये देखेंगे कि डेंसिटी में थोड़ा फर्क आएगा। अब देखिए, मॉइस्ट एयर जो है, मतलब ह्यूमिड एयर, उसकी डेंसिटी 0.81 है। जबकि ड्राई एयर है, ये अपने शोलापुर की एयर कैसी होनी चाहिए बताइए? मॉइस्ट होनी चाहिए या ड्राई होनी चाहिए? ड्राई ड्राई। यहाँ कौन सा समंदर और तालाब है? कुछ नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, ठीक है। आप सीशोर पे चले जाएं, मुंबई में चले जाएं, कोकन में चले जाएं आप, तो वहां की एयर कैसी होगी? मॉइस्ट मॉइस्ट। वहां की हवा की डेंसिटी कितनी होगी? 0.81 नॉट एग्जैक्ट नंबर्स बट एक रफ वैल्यू है। और ड्राई एयर की डेंसिटी देखो कितनी होती है? 1.29 1.29 डेंसिटी ज्यादा। ड्राई एयर ज्यादा मॉइस्ट की क्या ड्राई की? ड्राई की अब देखो फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे लिखना पड़ेगा, गामा प्रेशर अपॉन डेंसिटी। मतलब पता क्या चलेगा, डेंसिटी के साथ रिलेशन कैसा है? इनवर्स इनवर्स इनवर्स। तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी वेलोसिटी कम होती कम है। होगी। तो मॉइस्ट की डेंसिटी कम है, देखिए यहाँ मॉइस्ट की डेंसिटी कम है, तो मॉइस्ट में वेलोसिटी ज्यादा है। छोटी सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रही है बात ये भी? यस सर। यस सर। लास्टली एक और चीज लिखते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या फर्क पड़ता है, ये भी नोट डाउन कर ले। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी की वजह से मैं साफ साफ कहूं, वेलोसिटी ऑफ साउंड में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप याद करिए वेव्स का पहला लेक्चर, जब हमने इस चैप्टर को जस्ट शुरू किया था, तब मैंने आपको यह कहा कि किसी भी वेव की वेलोसिटी उसके मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन पर डिपेंड करती है कि वो कहां से चल रही है। याद आया कुछ? यस सर। यस सर। यहाँ वेलोसिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड कर रही है? गामा पर, डेंसिटी पर, टेम्परेचर पर, उस जगह की प्रॉपर्टीज पर जिसमें से ये वेव जा रही है। फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आई? यस सर। ठीक है। तो क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशन बना पाएगी? नहीं सर। कोई रिलेशन नहीं, नो रिलेशन, नो रिलेशन, नहीं नो डिपेंडेंसी, कुछ भी नहीं। अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। हम लोग बात करते हैं, हमारी सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है ना, आवाज अलग अलग हाँ। आती है ना कान में, क्या सबकी आवाज एक जैसे आती है? नहीं तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है।
अगर Yes. वेलोसिटी वाकई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती तो मैं बोला मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मेरी आवाज जल्दी पहुंचेगी। किसी और ने बोला उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, उसकी आवाज पहुंच ही नहीं रही, अभी आ रही है, स्लो है, स्लो है। ऐसे होता है क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं होता है। नहीं तो फनी होगा, बिल्कुल ही फनी हो जाएगा। हर कोई बात कर रहा है, अलग अलग स्पीड से साउंड चल रही है क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है, ये तो एकदम फनी बात होगी। मतलब सिंपल लॉजिक है ना, ऐसा तो होता नहीं है। Yes. सीधा सीधा मतलब क्या माना जाएगा? नो। नो इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी कोई इफेक्ट नहीं करती। हाँ ये जरूर है, ये जरूर है बेटा, ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये जरूर है, ये सभी वेव्स के लिए एप्लीकेबल है। फिर तुम बोलेंगे सर ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बैठोगे तो लैम्बडा कम हो जाएगा, याद Yes, करो ये yes. बात। Yes. प्रोपोर्शनैलिटी उसी वक्त लगेगी ना जब बाकी का कांस्टेंट है। Yes, sir. हाँ. या फ्रीक्वेंसी कम करूंगा तो लैम्बडा बढ़ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मीडियम जब तक चेंज Yes, नहीं होता है तब तक स्पीड Constant. कांस्टेंट रहेगी, तब तक स्पीड सेम रहेगी। हाँ ये बात और है कि मीडियम की प्रॉपर्टी चेंज करूंगा, टेम्परेचर चेंज करूंगा, मीडियम ही बदल दूंगा, डेंसिटी चेंज करूंगा तो स्पीड जरूर बदलेगी। क्लियर हो रहा है? Yes, Yes, sir. sir. वन लास्ट एस्पेक्ट, थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूं आपका, बट आई थिंक कंप्लीट करना बेहतर होगा। इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी। अब ये भी एक बात Yes, है। sir. मान लेते हैं कि यहां हमारा साउंड चल रहा है और इसी डायरेक्शन में विंड भी चल रही है, हवा भी चल रही है। क्या होगा? साउंड की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। घटेगी। अच्छा क्यों? बढ़ेगी। क्यों घटेगी जरा बताने तो दो मुझे। क्या हवा हमारे साउंड को अपने साथ बहाएगी? हाँ. हाँ तो स्पीड तो बढ़नी चाहिए। Yes, sir. स्पीड यहाँ पे Increase. प्लस विंड की स्पीड और साउंड की स्पीड जोड़ लो। अब मान लो ये साउंड चल रहा है, ठीक है, और ऐसी विंड चल रही है, ठीक है, V अब क्या minus होगा? the स्पीड घटेगी। घटेगी, V minus the. क्योंकि आप विंड के ब्लो के अगेंस्ट बात कर रहे हो। तो होता है ना, देखो गाड़ी के पीछे बैठ के बात करते हैं हम लोग, सामने वाले को सुनाई नहीं देता Yes. है ना, सुनाई नहीं देता क्योंकि हवा ऐसी बह रही होती है, हम बात सामने की तरफ कर रहे होते हैं तो हवा हमारी आवाज को पीछे बहा देती है, उसको सुनाई नहीं देता, हमको फिर और ताकत लगा के बोलना पड़ता है, जोर से बोलना पड़ता है। तो बिल्कुल लॉजिकल बात है। क्लियर हुई बात? अब इसमें एक और एग्जांपल भी ऐसे आ सकता है, जैसे मान लें कि ये विंड चल रही है या ये साउंड चल रहा है मान लीजिए, ठीक है, और विंड ऐसे जा रही है, ये W, ठीक है, और दोनों में एंगल बन गया। अब क्या करें? अब स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? क्या भी नहीं करने का, एक कंपोनेंट बनाने का। Component. हाँ. ठीक है, क्या होगा आंसर? बढ़ेगी। बढ़ेगी। आंसर क्या होगा? V प्लस V cos theta plus. W cos थीटा, V प्लस W cos थीटा। मतलब सिंपल लॉजिकल बात यह है कि अगर विंड का ब्लो होना साउंड की सपोर्ट में है तो स्पीड बढ़ जाएगी, प्लस होगा, अगेंस्ट में है माइनस होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे डायरेक्शन है और सपोर्ट में कंपोनेंट आ सकता है तब भी स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एक लास्ट कंडीशन आपके सामने रखता हूं एंड दैट्स ऑल, विल स्टॉप हियर। साउंड की स्पीड को अक्सर कुछ एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है एयर के मॉलिक्यूल की स्पीड के साथ भी कंपैरिजन में लाया जाता है। तो ये साउंड की स्पीड है और ये VRMS मतलब हवा के मॉलिक्यूल्स की रफ्तार। इसे हमें 12th में पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलकर हमारा 12th में एक चैप्टर है, वहां पर डिटेल में पढ़ना है। अब क्या करें, यहां लेना पड़ेगा, थोड़ी बहुत बात करनी पड़ेगी इसे पूरा करने के लिए। तो ये किसकी स्पीड है? गैस के मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, हम Yes. साउंड न भेजें, बात न करें तो भी गैस के मॉलिक्यूल चलते रहते हैं ना, इधर उधर रैंडम मोशन रहता है ना उनका। Yes, sir. हाँ, तो ये साउंड की स्पीड का फॉर्मूला हो गया, ये गैस के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हो गया। इन दोनों का रेशियो लें तो कुछ इस तरीके से आता है, T कांस्टेंट, R कांस्टेंट, हटा दिया MM कांस्टेंट, इसमें गामा आएगा, इसमें 3 आएगा, रेशियो ले लें तो ये मामला। क्लियर है? Yes, sir. तो कई बार कंपैरिजन पूछा जा सकता है कि साउंड की स्पीड और गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड का क्या प्रोपोर्शन बनता है, क्या रेशियो बनता है। तो सिंपली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, γ/3 या 3/γ एज अ रेशियो ऑफ VRMS डिवाइडेड बाय V साउंड। ओके, Yes, sir. Yes, sir. ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं।
यस